बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी मैंने बच्चों पूरी गणित ना डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रखी है, एक बार मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट कोर्सेज वाला फीड में देख लेना, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो गणित हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके के ढेर सारे पेपर मैंने ऑलरेडी करा भी रखे हैं। पहला प्रश्न आपसे बोला, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो बच्चों 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, ये पी बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगता है तो वो क्या होता है? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? सेकंड वाली। ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में तो परिमेय हुआ। ये इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये भी परिमेय हुआ। कह रहे यदि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस का बी बट्टा ए होता है। अगर आपसे बोलता कि शून्यकों का गुणनफल बताओ तो इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? पांचवा पद A5। ए पांचवा पद निकालना, A5 का मतलब क्या होता है? एक कम कर देते हैं, A+4D होता है ना सूत्र। तो ए क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। ए हमारे पास 10 है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद अपना 7 है, पहला पद अपना 10 है, तो 10 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो प्रथम पद हमारे पास है 10 और डी हमारे पास है -3। ठीक है, तो 4 3 12 प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 10 घटाएंगे 2 आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का, तो उत्तर होगा -2। ठीक है, कह रहे हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा के किस एंगल पे मान बराबर होते हैं? 45 पे। साइन 45 का मान भी 1/10√2 होता है और कॉस 45 का मान भी क्या होता है? 1/10√2 होता है। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, पहला वाला। ठीक है, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा? मूल समान होने पर b² - 4ac का मान 0 होता है, विविक्त कर का मान 0 होता है। प्रश्न में आ जाओ, ए हमारे पास क्या है? x² का गुणज कुछ नहीं तो 1, बी हमारे पास क्या है? x का गुणज 6 और सी हमारे पास क्या है? अचर पद के। तो ये मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या है? -6, ये रख दिया हमने। 4, a का मान है 1, c का मान है k। ठीक है, तो माइनस का वर्ग प्लस होता है 6 छंग 36, 4 एकम 4 के, तो ये माइनस का 4 के इधर के क्या होगा? प्लस का 4 के, तो 4 गुणे इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 9 36, तो के का मान कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज ABC, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, बना लेता हूं त्रिभुज। ये A है, ये B है और ये अपना C है। ठीक है, कह रहे ABC में जो BC है वो 6 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहे AB और AC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई हमें बताने की क्या होगी? ठीक है, तो देखिए BC हमें दे रखा है सिर्फ 6। BC हमको क्या दे रखा है बच्चों? 6 दे रखा है। तो हमसे क्या बोले, हमें किसकी लंबाई निकालनी है? ये वाली लंबाई निकालनी। तो मान लेते हैं कि ये D है और ये E है, ये D है और ये क्या बच्चों? E है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो ये मध्य बिंदु है ना, आप जानते हैं क्योंकि इसके मध्य बिंदु से ये मध्य बिंदु क्या है, तो इसका जो अनुपात है वो समान है, चूंकि AD/DB किसके बराबर है? AE/EC के, क्योंकि दोनों के दोनों मध्य बिंदु है ना, तो ये समान होंगे। और जब समान होता है, इनका अनुपात समान है, तो ये जो DE रेखा है वो समांतर हो जाएगी BC के। और जब ऐसा होता है ना प्यारे बच्चों, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के क्या होता है? समरूप होता है। तो ये जो त्रिभुज ADE है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो आप जानते हैं इधर यहां से आ जाएगा AD, यहां से आ जाएगा AB। ठीक है, यहां से आ जाएगा DE और यहां से आ जाएगा BC। तो हमें DE निकालना, BC तो दे रखा है,
देखो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि जितना ये है उतना भी ये होगा। अगर आपका AD x है तो AB क्या होगा, इतना प्लस इतना, AB आपका हो जाएगा 2x। DE आपको निकालना है और BC आपको दे रखा है 6, x एक कम है, x x कटा, तो यहाँ पर देखो नीचे से नीचे कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो तिरछी गुणा करेंगे, DE एक कम DE और 3 एक कम 3, ठीक है। तो DE का मान कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। DE का मान कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। कोई भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को, एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाकी बच्चों मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ऑलरेडी करा रखे हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। कह रहे यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका ये हो तो बहुलक क्या होता है। तो आप जानते प्यारे बच्चों, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 माध्य। तो देखो बच्चों, माध्य पहले दे रखा है, माध्यिका बाद में दे रखा है। माध्यिका कितना दे रखा है, 15, और माध्य हमें दे रखा है 12। 15 तिया 45, 12 दूनी 24, तो 5 में 4 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, आंसर आ जाएगा 21। आंसर क्या आ जाएगा, 21। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। जिस विधि से बोला उसी विधि से ही निकालेंगे, और ये वर्णनात्मक प्रश्न है तो इनको डिटेल में हल करना है। क्या है, 26 और है 91, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये कटेगा, देखो 2 एक कम 2, 2 3 6, और ये हो जाएगा 13 एक कम 13। यहाँ देखिए ये कटेगा 7 से, 7 एक कम 7, 7 3 21, फिर ये आ जाएगा 13 एक कम 13। 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 13 एक बार है। 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 एक बार है, 13 एक बार है। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मौशा निकालना है। तो मौशा के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दोनों में उसको ही लेते हैं। सिर्फ 13 है दोनों में, और 13 की न्यूनतम घात लेते हैं। 13 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो उत्तर आ जाएगा 13। मान लेते हैं कि अगर हमें LCM भी निकालना होता तो LCM में क्या होता है, जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लेते हैं। 13 की अधिकतम घात 1, जो बच गया उसको हम क्या करते हैं, गुणे में डाल देते हैं। 13 7 दूनी 14, तो ये गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 182। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। तो मान लेते हैं, माना जो nवां पद है समांतर श्रेणी का वो 0 है। समांतर श्रेणी पहले ही दे रखी है। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो 21। शार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है 18, पहला पद है 21, तो सर्वांतर आ जाएगा -3। कौन सा पद, यानी कि हमें n निकालना है। हमें क्या निकालना है, n निकालना है। अब आप सूत्र जानते ही हैं कि भैया an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे an हमारे पास है 0, प्रथम पद हमारे पास है 21, n हमें निकालना है और d हमारे पास है -3। प्लस का 21 इधर के हो जाएगा माइनस का 21, और यहाँ है -3 n-1, इधर से माइनस कटा, 3 गुणा में इधर के आ जाएगा बट्टे में, काटेंगे तो देखो 3 सत्ते 21, माइनस का 1 इधर के हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान क्या होगा 8। यानी कि समांतर श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समांतर श्रेणी का 8वां पद अपना 0 होगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतने हैं। मूल दे रखा है। चौथे प्रश्न में आ जाओ तो दिया है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, मूल दे रखा है। मूल अल्फा का मान हमारे पास 5 है और बीटा का मान हमारे पास -2 है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालनी है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा गुणा बीटा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान कितना है 5, बीटा का मान है माइनस का 2, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस। फिर अल्फा का मान है 5, बीटा का मान है माइनस के 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 में 2 घटाएंगे 3x, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है 5 दूनी 10। ये आ जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका मान हमें ज्ञात करना है, बड़ा आसान प्रश्न है। 5वें प्रश्न में आ जाओ, क्या दे रखा है अपने को, cos 60 गुणा cos 30 प्लस cos 60 गुणे में sin 30, है ना। सो यहाँ पे देखिए cos 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2 cos, अरे यहाँ पर sin 60 था ना, मैंने cos 60 लिख दिया, ठीक है। चलो जो लिखा है उस हिसाब से हल कर लेते हैं। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। यहाँ पर sin 60 है, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ cos नहीं sin है, ठीक है। फिर यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान भी होता है 1/2। √3 गुणा √3 2 बार गुणा होने पर √ हट जाता है, ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे से गुणा करना है, 2 दूनी 4, फिर 1 कम 1, 2 दूनी 4। फिर देखिए इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4, लॉस ऑफ 4 आ गया। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, 4/4, 4 एकम 4, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा 1। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने कोमा इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। सो जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का जो 2 बिंदु दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है a 5, -6, ये वाला बिंदु दे रखा है अपने को b -1, -4। एक बिंदु है यहाँ पर y अक्ष पर, y अक्ष के लिए बिंदु क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है, ठीक है, 0, y है। इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये बिंदु है हमारा p, ये विभाजन बिंदु है, इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इस k का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ये मेरा है x1, ये मेरा y1, ये x2, ये मेरा y2, ये x निर्देशांक, ये मेरा y निर्देशांक। अंक का मान किसका मालूम है 0, x निर्देशांक का, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो भैया x निर्देशांक के लिए क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। तो x निर्देशांक हमारे पास क्या है बच्चों 0 है, m1 कितना है हमारे पास, देखो ये m1 है और ये m2, m1 अपने पास है k, x2 हमारे पास है -1, m2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास है 5 बट्टे m1 प्लस m2 k प्लस 1। तिरछी गुणा कर दें, किसी भी संख्या की गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या की गुणा 1 से करोगे वही रहेगा, 5 एकम 5, माइनस का k इधर आके हो जाएगा प्लस का k, तो k का मान कितना होगा 5 होगा, k का मान कितना होगा 5। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। इसको सिद्ध करके ये लाना है तो भाई बायां पक्ष ले लेंगे हम। 7वें में आ जाओ, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, sec a प्लस 10a गुणे में 1 माइनस sin a, सिद्ध करके हमें cos a लाना है। आप नियम जानते हो, कोई सर्वसमीका लगती है तो लगाओ, नहीं लगती तो साइन कॉस में बदलना होता है ना। तो भैया सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही ना तो साइन कॉस में बदलेंगे, और 10 को लिखते हैं sin/cos, sin/cos, और यहाँ तो पहले से ही साइन में बदला हुआ है ऑलरेडी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब आप देखो इसके बट्टे में cos, इसके बट्टे में cos, तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा cos, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन है, और यहाँ हमारे पास क्या है 1 माइनस के साइन है बट्टे में 1। अब ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है, ऊपर एक सूत्र के रूप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, देखिए
सेम चीज है ना, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। तो ये लग रहा है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा अपना ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, नीचे से गुणा करेंगे कॉस एक कम कॉस, तो एक का वर्ग एक, और इधर वर्ग करेंगे तो साइन एंगल का कभी वर्ग नहीं होता। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ही होता है। तो यहां लिख देंगे, यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है कॉस ए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार गुणे में, दो बार गुणे में लिख दिया, एक कॉस कटा, क्या आ गया कॉस। आपको यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो, पाई का मान 22/7 लेना है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। ठीक है, 8वें नंबर पे आ जाओ। हमको दिया है, हमें दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, दे रखा है अपने को 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है अपने को, कोण 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास है 60 बट्टे में 360 गुणे में पाई का मान रख दिया 22/7, त्रिज्या 21, आर स्क्वायर है ना, तो 21 गुणा 21, 6 छंग 36, 7 ते 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आ गया 11 गुणा 21, 21 एकम 21, हासिल लगा 2, 21 एकम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। पीई की प्रायिकता इतनी है, तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सारे तगड़े क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं बार बार। देखो, पीई हमें दे रखा है 0.05 और पीई नहीं की प्रायिकता हमें निकालनी है ना। तो आप जानते हैं कि भैया पीई प्लस पीई नहीं की प्रायिकता का योगफल 1 होता है ना। तो पीई डैश निकालना है अपने को, तो ये प्लस का पीई इधर आके क्या होगा, माइनस का पीई। मान रख दो यहां पर, पीई का मान दे रखा है 0.05, घटा दो 0.05 घटा दोगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहां से बचेगा 9। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 0.95। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर दो संख्याओं का HCF 18 है तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। तो 10वें नंबर पे आ जाओ। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के। यही होता है ना। तो दो संख्या क्या क्या, एक संख्या अपने पास 306, दूसरी संख्या अपने पास 1314। इनका HCF दे रखा है 18 और हमें क्या निकालना है दोस्तों, LCM निकालना है। ये 18 गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, सो यहां देखो कट रहा है क्या, 4 और 5, 5 और 3 8 और 9 कट रहा है 9 से। तो ये देखिए 3 से काट लेते हैं, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 6 से पूरा कटेगा
छः सत्ते 42, 1 बचा 18 हो गया, 6 3 18। तो 306 को 73 से गुणा कर देंगे, 306 को 73 से गुणा कर दोगे, जो भी आएगा गुणा करने पे वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों गुणा करने पे कितना आएगा, कमेंट करके बता दो। ठीक है, गुणा करके कितना आएगा कमेंट करके बता दो, देखते हैं गुणा आता है कि नहीं है आपको। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दर्शाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 11वें नंबर पे आ जाओ। तो उल्टा मानते हैं, आपको पता ही है, तो यहां मान लेना है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर इस Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है, और उसके साथ साथ P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तथा जो HCF होता है P और Q का, वो 1 होता है। ये सब लिखना अनिवार्य है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, ये सब लिखना अनिवार्य है। अब हमें क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो अंडर रूट को इधर रखा, P/Q ऑलरेडी है, 3 गुणे में था, इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, इसको एक डब्बे में बंद कर लो, समीकरण नाम दे दो। आप जानते हैं परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, परिमेय रहता है। P/Q परिमेय था, 3 एक परिमेय था, तो भाग देंगे तो परिमेय तो रहेगा। तो आप जानते हैं P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, ये एक परिमेय संख्या है। तथा आप ये जानते हो किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट हो तो अपरिमेय संख्या होती है। तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप खुद ही बोलो, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो यहां मना कर देंगे। इसलिए √2 बराबर नहीं होगा कभी भी इसके। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या होती तो ये बराबर होती, बराबर नहीं आई है, इसका मतलब आपने जो माना था स्टार्टिंग में वो गलत माना था। तो यहां लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? देखो बच्चों, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट तो होती है 100 से, खत्म होती है 999 पे, लेकिन 7 से विभाजित होने वाली संख्या पता करनी है। तो यहां लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हो, जो 7 से विभाज्य हो, विभाजित हो। ठीक है, पहली संख्या पता करो और आखिरी पता करो, फिर हम निकाल लेंगे सब। तो पहली संख्या होती है 7 एकम 7 3 35। तो पहली संख्या होती है 105। अब 999 होता है, तो देखो 999 तो होता है, 7 से अगर काटोगे 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौको 28। यहाँ अगला लास्ट वाला क्या चाहिए आपको, 994। ये 7 से पूरा पूरा कटेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास जो प्रथम पद है ये एक एपी बनेगा। जो प्रथम पद है वो 105 है, और जो अंतिम पद है, अंतिम पद को एन से दर्शाते हैं, वो है 994। 7 से विभाजित बोला था, तो डी हमारे पास 7 है और हमें एन की गणना करनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भैया एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुना डी होता है। तो एन हमारे पास कितना है, 994।
ए हमारे पास है 105 और डी हमारे पास है 7। ठीक है, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो घटा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा। ठीक है, और 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही बचेगा। इसने हासिल दिया था, इसको हासिल दिया था ना, और 9 में से घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, और ये 7 गुणे में रख के बट्टे में आ जाएगा। 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, माइनस का एक इधर के हो जाएगा प्लस का 1। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, वो है 128। 128 संख्याएं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, एग्जाम में बार बार आता है, कह रहे हैं एबीसीडी एक समलंब है, चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी से समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिशत करते हैं, तो ये हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, 13 नंबर पे आ जाओ। ठीक, हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। ये है ए बी सी डी, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहां लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। ये चित्र एग्जाम में बनाना है, ध्यान रखिएगा। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, ठीक है, तो देखो जो सिद्ध करना है ए ओ है, फिर हमें क्या चाहिए, ओ बी है, यहां पर मिल रहे हैं, फिर ओ डी चाहिए और ओसी चाहिए। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं, तो आप जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होने पर उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं, तो उससे बात बन जाएगी। ठीक है, और एक चीज हमारे पास ये भी है, चूंकि हमारे पास क्या है कि ए बी समांतर है सी डी के, ये प्रश्न में दे रखा है, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, ये भी तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समान होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समान होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज, ठीक है, सी ओ डी में। ठीक है, सो देखो आप देख रहा है कि भैया हमारा जो बी कोण है और जो हमारा डी कोण है वो बराबर है, क्यों, एकांतर कोण है। एकांतर कोण समान होते हैं। उसके बाद कोण जो ए है और कोण जो सी है, ऐसे चित्र में ना दिखा भी देना तो एग्जाम में अच्छे से समझ जाएगा। ये भी बराबर है क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो ए ओ बी कोण है और जो कोण है सी ओ डी, ये भी समान है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपने दिखा दिया 3 संगत कोण समान है, अतः एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज है अपना ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ये थोड़ी ना सिद्ध करना है, पर इसकी मदद से हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं। तो यहां से आ जाएगा ए ओ, यहां से आ जाएगा बट्टे में सी ओ, ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा ओ बी और यहां से आ जाएगा बट्टे में ओ डी। ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इसको और एक तरीके से भी हम सिद्ध कर सकते हैं,
प्रश्नावली 6.2 के हिसाब से, बट ये ज़्यादा आसान है तो मैंने ये आपको सिम बताया। एग्जाम में कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। अब हम आ जाते हैं इसके अथवा वाले पार्ट में। कह रहे दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी है। जब से कि प्रश्न में ये था और ये था, अगर दोनों में से कोई एक करना आपको एग्जाम में तो ये ज़्यादा आसान है, इसको आपको करना चाहिए था एग्जाम में। ठीक है, कह रहे डी ई समांतर बी सी के हो तो ए डी निकालो। ठीक है, तो थेल्स पर में लग जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या होती है, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर होता है ए ई बट्टा ई सी, है ना, यही होता है। मान रख देंगे ए डी अपने को निकालना है, डी बी हमें दे रखा है 7.2 और ये दे रखा है 1.8 और ये दे रखा है 5.4। एक स्थान के बाद दशमलव है, दोनों में हट जाएगा। 18 कम 18, 18 तिया 54, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। 7.2 एक कम 7.2, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो एडी का मान क्या जाएगा 2.4। एडी का मान क्या जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, हर साल एग्जाम में आता है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमसे क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P परस्पर रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 है, तो पी क्यू की लंबाई बताइए क्या होगी। ठीक है, पी क्यू की लंबाई बतानी है क्या होगी। हमारे पास एक वृत्त है, जो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, ये त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, और वृत्त का केंद्र हमारा O है। हमें क्या बोला गया है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, ये हमारी स्पर्श रेखा पी क्यू के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 है। जो OQ है अपना वो 13 है, तो हमें बताना है कि PQ क्या होगा। ठीक है, ये वाला भुजा क्या होगा। तो आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, कि कोण P हमारा 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री जैसे हो गए तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। कर्ण क्या है, कोण के सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमारे पास 13 है। आधार पी क्यू जो कि हमें निकालना है, और लंब हमारे पास 5 है। हल करो, 3 तिया 9, पी क्यू का वर्ग, अरे यार 3 थोड़ी ना 13 है, 169, और 5 का वर्ग 25। ठीक है, संख्या को एक तरफ लेके आओगे, प्लस का 25 इधर के माइनस का 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 144। पी क्यू निकालना है तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये चित्र वगैरह एग्जाम में बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। आपसे माध्यक वर्ग बोला है, मैं माध्यक भी निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा वर्ग अंतराल, यहाँ पे आ जाएगी बारंबारता, और यहाँ आ जाएगी संचयी बारंबारता। ठीक, वर्ग बारंबारता संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल है अपने पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से है 25। ठीक है, ये दे रखा है अपने को।
ठीक, यहाँ लिख देंगे हम कुल। बारंबारता जो हमें प्रश्न में दे रखा है वो दे रखा है 10, 15, 12, 20 और 9। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होती है? पहली वाली वैसी की वैसी, 10 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, 37 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57, 57 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 66 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब को जोड़ोगे तो क्या जाएगा? 66। और f के कुल योगफल को हम n कहते हैं। यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होता है? n/2। ये सब रफ में नहीं, फेयर में करना है। 66/2 यानी कि 33। आपको संचयी बारंबारता में 33 से ज्यादा ढूंढना जो पहली बार आया हो। 37 है, तो ये अपना क्या आ जाएगा? माध्यक वर्ग। इसलिए माध्यक वर्ग अपना क्या हो जाएगा? 10 से 15 हो जाएगा। हालांकि बस इतना ही पूछा था प्रश्न में, लेकिन मैं बाकी माध्यक भी निकालना सिखा दे रहा हूँ। ये f के कॉलम में है, ये f है, और जहां जो आपने चेक किया उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता मेरे पास है 25, बारंबारता मेरे पास है 12, h कितना होता है? 10 से 15, 5 का अंतर है। और l क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 10। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? माध्यक निकालना है। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F। ये सूत्र होता है, मान रख दो। L का मान है 10, n/2 कितना आया था? 33। संचयी बारंबारता कितनी थी? 25। H हमारे पास था 5 और F हमारे पास था 12। हल कर लो। 5 और 3 8, 8 बचेगा। 8 8 पंजे 40, 40/12। ठीक है, काटो। 2 छंग 12, 20। ठीक है, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 3 18 चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा 13.33 माध्यक। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा यानी कि अच्छा होगा। अच्छे बल्ब की प्रायिकता पूछा आपसे, तो हमें दिया है, क्या दे रखा है? 20 बल्ब हैं, तो हमारे पास जो कुल बल्ब हैं, कुल बल्ब दे रखा है 20, 4 बल्ब खराब है। खराब बल्ब हमें 4 दे रखा है, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे? टोटल में से 4 घटा दोगे तो 16 बल्ब अच्छे हैं। हमें क्या निकालना है? अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता निकालनी है। इसलिए अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो यहां लिखेंगे संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, तो अच्छा संभव परिणाम कितना है? 16, कुल परिणाम है 20। 4 चौको 16, 4 पंजे 20 आंसर। अब इसके अथवा में आ जाओ। हम तो अथवा फथवा सभी हल कर रहे हैं ना। कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पासा मतलब लूडो। लूडो आपने खेला होगा ना, इस पे अंकित। तो पासे पर जो परिणाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पासे पर जो परिणाम होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6।
यानी कि जो कुल परिणाम होते हैं वो 6 होता है। अभाज्य संख्या कितनी होती है इसमें? अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे। एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य। हमें क्या निकालनी है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। इसलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है बच्चों? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, है ना। तो संभव परिणाम क्या है बच्चों? 1, 2, 3। अभाज्य संख्या 3 है, कुल परिणाम 6 है। काटो ऊपर, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। ये प्रश्न भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए या फिर इसको हल कीजिए। हम तो सारे ही करेंगे, है ना। चलिए पहले पे आ जाओ। 17 हमको दिया है, क्या दे रखा है? पहला समीकरण 2x + y = 6 और दूसरा दे रखा है x - 2y + का 2 इधर रखे, क्या हो जाएगा? -2। दूसरा समीकरण। आपको बिंदु निकालने होते हैं। बिंदु निकालने के लिए कम से कम 2 बिंदु निकालने हर एक समीकरण से, ज्यादा नहीं, 2 निकालो वही बहुत है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं x, यहां y। देखिए अलग अलग बिंदु निकालने होते हैं। अगर x का मान मैं 0 मान लूंगा तो ये छुप जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6। y बराबर अगर 0 मान लूंगा तो y छुप जाएगा, तो x बराबर 6, 2 3 6, 3 आ जाएगा। P बिंदु, ये Q बिंदु। ठीक है, अगर x का मान मैं 0 मान लूंगा तो -2y -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 2 1 कम 2, y का मान 1। अगर y का मान 0 मान लूंगा तो ये छुपा x बराबर क्या आ जाएगा? -2। ये R बिंदु आ जाएगा और ये H बिंदु। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है? ग्राफ पेपर में खींच देना है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है? ग्राफ पेपर में खींच देना है। अब मेरे पास ना भाई ग्राफ तो है नहीं, मेरे पास ना भाई ग्राफ नहीं है, सच बताऊं तो मैं ट्राई कर रहा हूं ग्राफ बनाने का इसी कॉपी में। आंसर शायद पूरा एग्जैक्टली नहीं आएगा, आपको ग्राफ पे ही बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक है, माइनस का भी मान है हमारे पास x में, -1 -2 -3। ठीक है, -1 -2 -3। अब आ जाओ बिंदु पे। पहला बिंदु हमारे पास क्या था? x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये P बिंदु है। और अगला बिंदु था x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0। ठीक है, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है ऐसे करके। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। समीकरण का नाम भी लिख दो, 2x + y = 6। अगला जो बिंदु है वो है x पे 0 जाना है, y पे 1। ये वाला बिंदु Q था, ये अपना R बिंदु हो गया। और अगला क्या है? x पे -2 y पे 0, ये है अपना H बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। ठीक है, और इसका समीकरण क्या है? x - 2y = -2। तो और इसने एक जगह पे कट किया होगा, वो आपको निकालना है। देखो मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया तो आंसर शायद उतना ना आए। ठीक है, तो देखते हैं x पे कितना गया और y पे कितना गया, वही आपका उत्तर होता है। ठीक है, तो मैंने जो बनाया उस हिसाब से x पे 2 जा रहा है और y पे भी 2 जा रहा है। तो इस बिंदु का नाम मैं यही बोल देता हूँ, 2,2 है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु लिख देंगे
सही आया उत्तर, कॉपी में बनाया फिर भी सही आया। उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु करके लिखना होता है, वो क्या है अपना, वो है 2,2। इसने और इसने यहाँ कट किया, या नीचे डालो, x में कितना गया 2, y में कितना गया देखो 2। ठीक है, तो x का मान कितना है, ये x होता है ये y होता है, x का मान 2, y का मान 2। ये जो मान है ना, इस समीकरण को और इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर कर रहे हैं तभी आंसर है वो, अन्यथा नहीं। हालांकि हमने पेपर में ही बनाया तो भी हमारा एग्जैक्टली आंसर आ गया। ठीक है, अथवा में आ जाओ, अथवा में ये वाला प्रश्न हल करेंगे अब हम तो सारे ही करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा था हमें, पहला समीकरण हमको दे रखा है 3x बट्टे में 2 माइनस के 5y बट्टे में 3 बराबर माइनस के 2। और दूसरा समीकरण हमको दे रखा था x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये सही रूप में नहीं है, इसको सही कर लेते हैं। लॉसअप ले लोगे, नीचे जो गुणा करो 2 3 6, इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9x 2 5 10y 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक तिरछे गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है ना, माइनस 9x माइनस 10y, एक कम वही रहेगा, और 6 दूनी 12। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1, परिवर्तित रूप सही रूप में। यहाँ पे आ जाओ, लॉसअप क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, नीचे से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 2 गुणा x 2x, 3 गुणा y 3y 13 बट्टे 6। इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इनको विलोपन विधि से हल कर लो, आंसर आ जाएगा। सो देखिए, x को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है, इस वाले में 9 से गुणा होगा, यहाँ पर 2 है, इस वाले में 2 से गुणा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 2 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18x 9 3 27 y 13 नम्मा 117। ठीक है, अब 2 से गुणा करोगे, 2 नंबर 18x 2 ढाई 20y और 12 दूनी 24। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है, सो देखिए ये कटा 27 और 20 कितना हो जाएगा 47, और ये 4 और 7 11। ठीक है, 47 3 141 होता है, तो y का मान कितना आ गया 3। आंसर y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 2x प्लस 3y बराबर कितना था 13 था, तो देखो मान रखेंगे, y का मान कितना है 3 है, 3 3 9, आगे हल करेंगे, प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9, संख्याओं को एक तरफ लिखते हैं, तो 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया 2, x का मान 2 और y का मान कितना होगा 3 होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है जी, जबरदस्त क्वेश्चन है। सो देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन पर निर्भर कर रही है रोहन की मां की आयु, तो मान लेते रोहन की आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, तथा रोहन की मां की आयु,
रोहन की जो मम्मी है रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। 26 जोड़ देंगे। उन दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, इसी पश्चात 3 वर्ष बाद माता की आयु। अभी रोहन की आयु x है, 3 वर्ष बाद क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। अभी रोहन की मम्मी की आयु x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। कह रहे हैं ये जो आयु है और ये जो आयु है 3 वर्ष बाद वाला, इनकी आयु का जब हम गुणा करते हैं तो 360 आता है। ठीक है, 360 आ जाता है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x प्लस 3 गुणा x प्लस 29, ये किसके बराबर है? 360 के बराबर। गुणा कर दोगे x गुणा x स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32 x, और फिर 29 गुणा 3 हो जाएगा, तो 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, प्लस का 360 इधर के माइनस के 360, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। 32x घटा देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3 है ना, 5 में से 8 नहीं घट सकता, 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, 1 दे दिया इस यहां से, तो 273। ठीक है, द्विघात समीकरण आ गया, इसका गुणज कुछ नहीं। देख ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनकी आप गुणा करें तो 273 आए। कितनी आए गुणा करने पे? 273, और घटाने पे 32 आए। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ऐसा? कुछ आ रहा है? तो देखो, नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? गुणनखंड कर लूंगा इन संख्याओं का। किससे कटेगा? 3 से। 3 नम 27, 3 कम 3। ठीक है, 13 सत्ते 91, 7 कम 7, ठीक है, 13 तिया 39, 39 और 7, 39 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया जोड़ा, और 39 गुणा 7 273 होता है, तो यह आ जाएगा 39x माइनस के 7x। ठीक है, जोड़ा बन जाएगा, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से उभयनिष्ठ आ जाएगा x स्क्वायर से 1x बाहर, 1x बचा, यहां से 39, यहां से 7 बचेगा, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 7 तिया 21, 6 बचा, 7 नम 63। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। इसको एक बार 0 मानेंगे, यदि x प्लस 39 बराबर 0, तो प्लस का 39 इधर के हो जाएगा माइनस, जो कि अमान्य होती है, आयु कभी माइनस में नहीं होती है। इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो माइनस के साथ इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के साथ वर्ष। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। तो जो रोहन की वर्तमान आयु होगी वो 7 वर्ष होगी। आराम से बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लोगे तो आप बड़े आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ए बी क्रमशः ये है, ए है और ये बी है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो AP है 3/7 AB है, P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड कहाँ पर है? AB पर स्थित है। ओके, जबरदस्त क्वेश्चन है और NCERT का ही प्रश्न है। हमारे पास एक रेखाखंड है AB, ये A है, ये B है, और इस AB पर एक बिंदु P है कहीं पर। उस P के निर्देशांक, उस P बिंदु को निकालना है। मान लेते P बिंदु का निर्देशांक x, y है। A का निर्देशांक दे रखा है -2, -2, B का दे रखा है 2, -k4। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें दे रखा है जो AP है वो 3AB/7 दे रखा है। देखो, अगर मुझे ये बिंदु निकालना है तो मुझे AP PB चाहिए। ये M1 होता है और ये M2, ये अनुपात नहीं दे रखा है। अगर अनुपात मिल जाए तो बात बन जाए। ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, ये हमारा विभाजन बिंदु है। तो हमें हमारा M1 और M2 नहीं पता। M1 बोले तो AP, M2 बोले तो PB। ठीक है, तो यहां से देखो दोस्त, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में 7AP, ये 3 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां देखो, चूंकि आप AB को कैसे लिख सकते हो? इस AB को इतना प्लस इतना AP प्लस PB लिख सकते हैं। इस AB का मान उठाकर यहां रख देते हैं, तो यह है 7AP/3। तिरछे गुणा कर दोगे, ये बट्टे के तरफ गुणे में आ जाएगा 3AP प्लस 3PB। मैंने AB को हटा दिया क्योंकि मुझे अनुपात में AP और PB ही चाहिए, जो कि आ रहा है। अब AP को एक तरफ ले लो, प्लस का 3AP इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 3AP, और इधर है अपना 3PB। 7 में से 3 घटाएंगे 4AP बचेगा। ठीक है, सो आप देख पाएंगे ये 3 PB गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 4 गुणे में इधर क्या बट्टे में आ गया। बट्टे का मतलब ही क्या होता है? अनुपात। AP अनुपात PB 3:4, यानी कि M1 मेरे पास 3 है और M2 मेरे पास 4 है। ठीक है, इसलिए M1 अपने पास 3 है और M2 अपने पास 4 है। अब जो मेरा निर्देशांक है x और y वो आराम से निकल जाएगा, तो यहां लिख देंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है x निर्देशांक के लिए? M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2। M1 कितना है मेरे भाई? M1 मेरे पास 3 है, ये x1 y1, ये x2 y2। मैं ऊपर से मान देख के रख रहा हूँ ना। M1 मेरे पास है 3, x2 मेरे पास है 2, M2 मेरे पास है 4, x1 मेरे पास है -2। M1 प्लस M2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -2/7। फिर मुझे निकालना है y निर्देशांक। क्या होता है सूत्र इसका? M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2, ये होता है। तो M1 कितना है दोस्त? मेरे पास 3 है, y2 है मेरे पास 4, M2 है मेरे पास 4 और y1 मेरे पास है -2। M1 प्लस M2, 4 3 12, 4 दूनी 8 माइनस का, तो यह आ जाएगा -20/7। इसलिए जो P बिंदु था मेरा वो क्या हो जाएगा? -2/7, -20/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है। ठीक है, और सारे प्रश्न NCERT के ही हैं। मैंने पूरी NCERT बच्चों पढ़ा रखी है, जाके एक बार देख लेना। तो सब देखो, जिधर ज्यादा पद होते हैं उसी को लेना होता है। सॉरी, तो हम ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर। यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, क्या है अपने पास बायां पक्ष? बायां पक्ष हमारे पास है tan θ 1 - cot θ प्लस
कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा। नियम क्या कहता है, अगर कोई सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ और नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदल दो। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्योंकि कोई भी सर्वसमीकरण नहीं लग रही है तो साइन कॉस में हम बदल रहे हैं। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। फिर से देखिए यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन बट्टे कॉस। ठीक है। सो देखो यहाँ भिन्न दिख रहा है आपको, जहाँ पे भी भिन्न दिखते हैं, जिन भिन्नों का जोड़ घटाना उसको हम पहले हमें हल करना होता है। ऊपर वाला वैसे का वैसे रखो, क्या है ये साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। नीचे आ जाएगा लॉस ऑफ साइन बट्टे में साइन है, तो साइन एक कम साइन माइनस कॉस थीटा वैसे का वैसा, प्लस यहाँ पर है अपने पास कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। यहाँ देखो इधर लॉस ऑफ क्या जाएगा, कॉस से बट्टे में कॉस आ जाएगा, तो कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा माइनस में क्या है साइन थीटा। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, सेम चीज यहाँ पर। तो साइन गुणा साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाएगा आपके गुणे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गुणे में है कॉस थीटा। यहाँ पे देखो कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, गुणे में साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखो हल करने के लिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वही है, बस चिन्ह का फर्क है। तो मैं क्या करूँगा, उभयनिष्ठ ले लूँगा सेकंड वाले से, पहले वाले में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से मैंने नेगेटिव उभयनिष्ठ निकाला, तो नेगेटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। ब्रैकेट के अंदर सारा चिन्ह बदल दो, जो नेगेटिव का है वो हो जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव का है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये चीज और ये चीज सेम टू सेम हो गई है। अब आप ले लोगे लॉस ऑफ जो दो बार उसे हम एक बार लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये गुणे में आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इससे इसको भाग देना होता है, ये पूरा कटा क्या बचा साइन, साइन गुणा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। इससे इसमें पूरा भाग देंगे, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस गुणा कॉस क्या होता है, कॉस की घात 3 थीटा। तो आपको एक सूत्र पता होगा, ऊपर दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने, ये सूत्र लगा दो। तो ये हो जाएगा एक ए माइनस के बी, ए की जगह पे साइन, बी की जगह पे कॉस, फिर अपना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं ये एक सर्वसमीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। तो उसकी जगह पे हम एक रख देंगे। तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, एक। और यहाँ पर है अपना साइन थीटा कॉस थीटा, टोटल के बट्टे में क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे ले लेंगे। एक के बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के बट्टे में ये चीज, अलग अलग बट्टे ले लिए। ये चीज सेम टू सेम है, ऊपर कटा, पूरा पूरा कट गया तो एक बार में। और इसको मैं लिख सकता हूँ, एक के गुणा में एक लिखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बट्टे कॉस थीटा गुणे एक बट्टे साइन थीटा प्लस एक। एक बट्टा कॉस क्या होता है, सेक थीटा, एक बट्टा साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा प्लस एक। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। आराम से हो गया। इसको ढंग से लिख लेते हैं, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा।
1 + 2 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही आपको सिद्ध करना था। आराम से हो गया। इसके अथवा वाला भी करते हैं, ठीक है। हम तो सारा कर रहे हैं, और बच्चों मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, जाके देखिए। फिर से ले लेंगे बायां पक्ष, cos A बट्टे में 1 - tan A प्लस sin A बट्टे में 1 - cot A। तो नियम तो वही है, अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, और सर्वसमीका जब नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदल दो, ठीक है। तो साइन कॉस में हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कोई सर्वसमीका नहीं लग रही, साइन कॉस में बदलना है नीचे वाले को, ऊपर तो पहले से ही साइन कॉस में है, कॉस है ना, तो tan को लिख सकता हूं मैं साइन बट्टा कॉस, साइन है, कॉट को लिख सकता हूं cos A बट्टे साइन है, ठीक है। सो देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ऊपर हमारे पास क्या है, कॉस है, नीचे देखो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस 1 कम कॉस, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ साइन 1 कम साइन, सेम चीज नीचे आ जाएगी, लॉस ऑफ साइन 1 कम साइन, इसके गुणा इसके साथ साइन 1 कम साइन माइनस कॉस 1 कम कॉस। तो आप भली बात ही जानते हैं कि बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में आ जाता है। तो कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, नीचे अपने पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन गुणा साइन क्या है, साइन स्क्वायर, नीचे अपने पास है साइन ए माइनस कॉस ए। तो नीचे देखो सेम टू सेम, बस चिन्ह का फर्क है ना, चिन्ह का फर्क है। तो ऊपर यहाँ पर देखो क्या है, कॉस स्क्वायर ए, इसको तो ऐसे का वैसे ही रखो। यहां से जैसे नेगेटिव उपनिष्ठ निकालेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव गुणा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव जैसे ही निकालेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ऊपर वैसे का वैसे। इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है, तो लॉस ऑफ पद वही आ जाएगा, जब नीचे सेम रहता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पर एक सूत्र लग रहा होगा आपका, किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। इसका सूत्र होता है, क्या होता है, ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। ए की जगह पे कॉस है, बी की जगह पे साइन है, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए गुणे में कॉस ए माइनस साइन है। इससे ये कटा, तो क्या बचा हमारे पास, कॉस ए प्लस साइन है, और यही आपको प्रूफ करना था। आराम से बन गया, ठीक है जी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में इसी ऊंचाई और इसी आधार वाले एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे कि हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है जो कि ठोस है एकदम, ठीक। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला गया है कि इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का एक शंकु निकाल लिया जाता है। तो शंकु जब निकाल लोगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा, इसका हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला, आयतन बोला है, ध्यान रखिएगा। तो हमको दिया क्या है, यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, बेलन व
शंकु, दोनों की ऊंचाई सेम है, शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद बेलन व शंकु की त्रिज्या दोनों की सेम टू सेम है ना, r, वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, ठीक है। शेष ठोस का आयतन निकालना है, जो कि होगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। ठीक है, यही होगा। अब देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच उभयनिष्ठ है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 1/3। ठीक है, हल कर लो। पाई का मान हम रखते हैं 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 6, तो 6 गुणा 6, एच हमारे पास है 14, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 6 छंग 36, और यहाँ आ जाएगा लास्ट पर 3, 3 एकम 3 माइनस का 1। ठीक है जी, इसको हल कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 44 गुणा 36 गुणा 2/3, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 44 गुणा 24, जो भी आएगा उतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 44 गुणा 24 करोगे तो कितना आएगा मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में जो बड़े नंबर में पूछा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नई एनसीईआरटी में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत से प्रश्न ओल्ड एनसीईआरटी से आएंगे। ये आयत है, मान लेते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो x है और जो चौड़ाई है वो क्या y है, तो यहाँ लिख देना माना आयत की जो लंबाई है वो हमने x मान ली तथा चौड़ाई हमने क्या मान ली y मान ली। ठीक है, ये हमने मान ली, इसलिए इस वास्तविक क्षेत्र जो हमारा वास्तविक जो आयत है, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि क्षेत्रफल ना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है अगर उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे। ठीक है, प्रथम शर्त से जो नई लंबाई होगी और नया चौड़ाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, पहले x था तो 5 कम कर दो और चौड़ाई को कितने इकाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते, 3 जोड़ दो। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो गुणा करो x गुणा y, एक्स वाई, यहां से आ जाएगा 3x, 5 से गुणा करोगे माइनस के 5y, 5 3 15। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है बच्चों, हमें ये बोला गया है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। इस चीज को करने पे ना जो आयत बनता है वो छोटा बनता है पहले वाले से, तो ये क्षेत्रफल ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, तो कितना कम हो जाता है 9 कम। अगर इस वाले में से इसका क्षेत्रफल घटाओगे
तो अंतर कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि बड़ा वाला हुआ ये क्षेत्रफल, छोटा वाला हुआ ये वाला क्षेत्रफल, तो अंतर कितना आएगा, 9 आएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई कटा, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस के 5y प्लस के 15 बराबर 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 15 उधर के माइनस के 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 3x प्लस के 5y। 15 में से 9 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो पहले शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया। ठीक है जी, अब आ जाओ द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, नई लंबाई और नया क्षेत्रफल क्या होगा, नई लंबाई नई चौड़ाई। देखो नई लंबाई कितनी होगी, कह रहे हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। पहले लंबाई x थी तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो नया क्षेत्रफल होता है ना, जो खेद होगा वो और बड़ा हो जाएगा पहले वाले से। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई को और चौड़ाई को हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस के 2x, यहाँ से हो जाएगा 3y और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है बच्चों कि ये क्षेत्रफल ज्यादा है, इसमें से इस वाले क्षेत्रफल में से जब इस वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 67 आएगा। ये क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा में से हमेशा कम वाले को घटाना है। कितना आएगा अंतर, 67 आएगा। तो प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कटा, तो यहाँ 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 6। यानी कि हमें हमारा समीकरण मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर 61। कितना मिलेगा, 61 मिलेगा। तो द्वितीय शर्त से हमें दूसरा समीकरण मिल गया। अब हमें बस क्या करना है, समीकरण 2 को और समीकरण 1 को विलोपन विधि से या आप किसी भी विधि से जो आपको अच्छी लगती है उससे हल कर देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण हमारे पास क्या था, पहला समीकरण था माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर माइनस का 6। और दूसरा समीकरण हमारे पास था 2x प्लस का 3y बराबर 61। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए किसको हटा रहे हैं, विलुप्त किसको करें, 2 को, x को करते हैं। यहाँ पर 2 है, इस वाले में 2 से गुणा होगा, यहाँ 3 है, इस वाले में 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, हम x को विलुप्त कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 एक कम 3, 3 छंग 18। इस समीकरण को पहले, किसी भी समीकरण को पहले लिख सकते हैं। इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6x, 2 पंजे 10y और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, कटेगा, तो ये हो जाएगा 19y और यहाँ से बचेगा 171। ठीक है, 19 नम्मा कितना होता है, 171 होता है। ठीक है, 19 नम्मा 171 होता है। तो y का मान क्या आ गया, 9। यानी कि जो चौड़ाई होगी वो होगी 9 मीटर। ठीक है, अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर है 61। तो यहाँ रख देते हैं y का मान 9, 9 तिया 27। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस के 27 इधर आके माइनस का 27। तो 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। x का मान कितना आ जाएगा, 17 मीटर। तो जो लंबाई हमारी होगी वो 17 होगी, चौड़ाई हमारी 9 होगी। तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भाई हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कह रहे दो अंकों की एक संख्या। देखो बाबू, 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना इकाई का जो अंक है वो x है, तो दहाई का अंक हमारे पास क्या है, वह है ये। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, इसीलिए संख्या, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y, दहाई बोले तो 10, तो 10y, इकाई मतलब 1x, ये हमारे पास संख्या है। पलटने पर क्या होगा, पलटने पर संख्या क्या होगी, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब आ जाओ पहले शर्त में, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है, प्रथम शर्त में ये बोला जा रहा है दोनों अंकों का योगफल 9 है। अगर इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ देते हैं तो अंकों का योगफल कितना आता है, 9 आता है। पहले कंडीशन से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया बच्चों कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो वास्तविक संख्या है इसका 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो पलटने पे संख्या बनी है इसका 2 गुना है के बराबर है। तो 9 से अंदर गुणा कर दो, 9 दाई 90y, 9 गुणा x 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस का 2y। ठीक है, तो y वाले को एक तरफ लिखेंगे और x वाले को एक तरफ, प्लस का 2y इधर के हो जाएगा माइनस का 2y, प्लस का 9x इधर के हो जाएगा माइनस के 9x, यहाँ बचेगा 88y और यहाँ बचेगा 11x। 11 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा 11 × 88, है ना। तो x का मान क्या आ गया, 8y। ये समीकरण मुझे मिला। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, 1 में रखने पर रख दो। एक क्या है अपना, एक समीकरण 1 पहले लिख लो, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x की जगह पे क्या रखना, 8y। यहाँ रख दिया मैंने 8y, यहाँ पर पहले से ही y है, 8y और 1y क्या हो जाएगा, 9y। ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 9 1 कम 9, तो y का मान कितना आ गया, 1। y का मान यहाँ रख दो, जो कि x बराबर क्या है, 8y, y का मान है 1, तो 8 1 कम 8, इसलिए इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपकी क्या थी, x और y थी, y आपका 1 आया और x आपका 8 आया, संख्या हो जाएगी 18। संख्या क्या हो जाएगी, 18। आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि उसके सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास एक मीनार है, अभी उसकी छाया इतनी है, कुछ देर बाद उसकी छाया और बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर बढ़ जाती है। पहली स्थिति में जो उसका उन्नयन कोण था वो कितना था, 60 डिग्री था। जितना पास आओगे बड़ा होगा, जितना दूर जाओगे छोटा होगा। और थोड़ी देर बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ 30 बनेगा। ठीक है, कह रहे मीनार की ऊंचाई बताओ।
तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। मीनार की ऊंचाई h है। यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 40 है, और इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, x। हमें x नहीं निकालना, हमें h निकालना है। तो मैंने बस इस दूरी का नाम x मान लिया। अब नाम दे दो a b c d। दो समकोण त्रिभुज बने हैं, इनको हल करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज में आ जाओ। हमें मीनार की ऊंचाई h, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज में आ जाते हैं ए बी सी। पहले समकोण त्रिभुज में ए बी सी में ये आपको पता है और ये आपको चाहिए होगा, तो जो पता होता है, जो निकालना, उसके भी संबंध लगाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। ठीक है, कोण के सामने वाले वजह लंब, बट्टे में आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। थीटा कितना है, 60। तो ए बी हमारे पास है h, बी सी को हमने माना था x। टेन 60 का मान √3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, और ये अंडर है, गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ गया x का मान, या फिर ये हो गया h का मान, जो आपको सही लगे। हमें h निकालना है। ठीक है, पहले समकोण त्रिभुज में हो गया, आ गए थे हम। अब आ जाओ दूसरे समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। देखो ये आपको निकालना है, और इतना आपको पता है, तो इसी चीज में ये लेना पड़ेगा पूरा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बी डी। फिर से कोण के सामने वाली भुजा लंब, बट्टे में आधार टेन थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। थीटा कितना है, 30। ए बी हमारे पास कितना है, h, और बी डी हमारा क्या है, 40 प्लस x। 10 30 का मान 1/√3, तिरछी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा √3h, और ये हो जाएगा 40 प्लस x। अब h का मान रख देंगे, यहां से यहां पर h का मान रख देंगे। h का मान क्या है, √3x है। √3 गुणा √3 सिर्फ 3 होता है। x को एक तरफ लेके आओ, प्लस के x की तरह क्या हो जाएगा, माइनस के x। तो यहां से बचेगा 2x, 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो x का मान कितना हो गया, 20। ठीक है, अब हमें बाबू h का मान निकालना है, और h हमारे पास क्या है, x √3 है। इस x का मान उठाकर यहां रख देंगे, तो यह आ जाएगा 20 √3 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। देखो बच्चों, ये उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूं, ताकि आप लोग एक बार मेरे वीडियो तो खोल के देखें। अगर मैं सारा करा दूंगा, शायद आप मेरा वीडियो खोल के भी नहीं देखेंगे, है ना। तो देखो, मुझे पता चल चुका है, ये जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी उदाहरण का है, चैप्टर नंबर 10 का, जो कि मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, चैप्टर खोल के देखो, डिजिटल बोर्ड वाले वीडियो मिलेंगे, आप दिख जाएगा। ये वाला प्रश्न भी उदाहरण का है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके क्या उदाहरण के हैं, जाके देख लेना। ठीक है, जाके देख लेना। ये चैप्टर नंबर जो 6 है, उसके उदाहरण का प्रश्न है, ये भी मैंने करा रखा है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराया है ना, उस पर मैंने इनको करा रखा है। तो मैं इन 2 प्रश्नों को भी स्किप कर रहा हूँ, जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो खोल के देखो। अगर आप नहीं भी खोल के देखते हो, देखना प्लीज बच्चों, आपको पता लग जाएगा कि सर ने सब कुछ करा रखा है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप देख लेना, मैंने बता भी दिया है। चैप्टर नंबर 10 का उदाहरण है, और ये चैप्टर नंबर 6 का उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, बाकी अलग से एक वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को भी सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो। ठीक है, मैं चाहता हूं देखो, नहीं तो अगर आप बोलोगे कमेंट कर देना, मैं फिर इन दोनों को भी अलग से करवा दूंगा। वैसे तो करा ही रखा है, अगर आप डिमांड करोगे तो फिर करा देंगे। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है, आई नो, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करा है। देखो, इस प्रश्न को मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, ताकि आप खोल के देखो डिस्क्रिप्शन, वीडियो लिस्ट चेक करो, तो दिखेगा आपको। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है,
त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। कह रहे बी सी पर बिंदु एक डी इस प्रकार है, यहाँ पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो एडीसी कोण है, एडीसी जो कोण है, एडीसी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर? बी ए सी के, इस कोण के बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आसान है। ठीक है, तो देखो भैया जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ए डी सी जो कोण है वो बराबर है बी ए सी के। ये बहुत बड़ा एक हिंट दे रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, यहां लिख लेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर जो है वो सी बी गुणा सी डी है। सी बी किधर है भाई? सी बी यहाँ है और सी डी ये है। तो मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर समरूप दिखा देंगे, दो त्रिभुज समरूप होने पर संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, उससे बात बन जाएगी। अब देखो सबसे बड़ा हिंट क्या दे रखा है, सिमेट्री लेनी होती है त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए। तो ये एंगल जो दे रखे हैं ये आपको सिमेट्री बता रही है, किस इस हिसाब से लेना है। तो ये ले लेंगे त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीएसी में, इनको समरूप दिखाना है। तो एक कोण तो पहले ही बराबर दे रखा है, ये वाला कोण इसके बराबर है, प्रश्न में ही दे रखा है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो प्रश्न में ही दे रखा है। क्यों बराबर है? कारण देना होता है, दिया है ये। और उसके बाद तुम जब ये वाला त्रिभुज लोगे तो भी सी मिलेगा, और जब ये वाला त्रिभुज लोगे तो भी तुम्हें सी कोण मिलेगा ही मिलेगा। तो जो कोण सी है दोनों में बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में है ये कोण। ठीक है, जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो बात बन जाती है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहां लिख देंगे अतः एंगल एंगल नियम से। ठीक है, जो त्रिभुज है अपना एडीसी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। और आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात, यहां से आप ले लो सी ए, यहां दिख रहा है ना, यहां से सी आ गया तो यहां से क्या आएगा? बी सी। बी सी लिखो या सी बी लिखो, बात एक ही है। सी ए का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ सी ए यहां से मिलेगा, सी ए यहां से गया तो यहां से क्या जाएगा? सी डी आ जाएगा। तिरछी गुणा करोगे सी ए गुणा सी ए का वर्ग, और यहां आ जाएगा बी सी गुणा डी सी। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, हमारे पास एक तंबू है जो कि बेलन के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 26। एक तंबू है जो कि बेलन के आकार की है। ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु अध्यारोपित बोला है, तो अध्यारोपित मतलब जो त्रिज्या इस बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु की भी होगी। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 2.1 मीटर, और जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, इतनी है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2.8 मीटर दे रखा है। तो इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना कैनवास, कितना कपड़ा लगा होगा। तो देखो अगर ये 4 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी, 2 मीटर, है ना। तो जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है बच्चों हमें? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें दे रखी 2.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद शंकु व बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर क्या हो जाएगी बच्चों? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, व्यास 4 है उसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु
कि तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, वो भी लिखोगे। तिर्यक ऊंचाई L बराबर वो दे रखा है 2.8 मीटर। ये सब अपने को दे रखा है तो वो लिख लिया। अब आ जाओ, कितना कपड़ा लगा है, कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो कपड़ा देखो बाहर बाहर से लगा है बेलन में और ऊपर ऊपर से लगा है शंकु में। तो यहां लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम मान रखेंगे बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, शंकु का होता है पाई आर एल। तो देखो भाई पाई आर अपना उभयनिष्ठ है, यहां से बचा 2h और यहां से बचा l। पाई का मान 22/7 कुछ नहीं बोला तो मैंने वही रख दिया। त्रिज्या हमको दे रखी है 2h, h हमारे पास है 2.1 और l हमारे पास है 2.8। 22 दूनी 44 बट्टे में 7, तो ये हो जाएगा 4.2 और ये है 2.8। 4.2 में 2.8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 से 7 कटा तो ये क्या आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर आंसर। तो कितना कपड़ा लगा है 44 मीटर स्क्वायर लगा है इस तंबू को बनाने में। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अथवा करके हैं इसके अगला प्रश्न। ठीक है, कह रहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संगत वृत्तखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मैं चित्र बना के दिखाऊं, ये है वृत्तखंड। ठीक है, और ये जो वृत्तखंड है केंद्र पे जो कोण बना रही है, हमें ये वाला टुकड़ा निकालना है क्षेत्रफल। केंद्र पे कितना कोण बना रही है 120 डिग्री बना रही है। और त्रिज्या में क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रश्न पे। हमारे पास त्रिज्या क्या है दिया है, त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री क्लियर। अब हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है सूत्र इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बट्टे 2 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, सो थीटा हमारे पास कितना है 120 बट्टे में है 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 12, स्क्वायर है ना तो 12 गुणे 12 दो बार गुणे में आएगा, 12 गुणे 12 बट्टे में है 2, साइन 120 का मान। अब एक तो रट लो साइन 120 का मान √3/2 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए साइन 120 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस 30 120 होता है, तो 90 में ना चेंज होता है, साइन का हो जाएगा कॉस। ठीक है, साइन का क्या हो जाता है कॉस। अब देखो थीटा आपके पास 30 है, 90 प्लस थीटा करने पे साइन की वैल्यू क्या होती है दूसरे शब्दों में पॉजिटिव होती है, तो कॉस थीटा होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, ये होता है। अब मैं मान रखता हूं यहां पर 0 से 0 कटा 12 3 36 3 चौके 12। ठीक है, अब देखिए ऊपर आ जाएगा 22 चौके 88 गुणे 12/7। यहाँ 12 गुणा 12 144/2 और यहाँ आगे √3/2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से काटो 4 3
12, 2 बचा 4 छंग 24। अब यहाँ इसको हल कर लो। 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 अट्ठे 96 और 9 कितना हो जाएगा 105, और यहाँ आ जाएगा 36√3। यहीं पे रहने दो क्योंकि √3 का मान रखने के लिए नहीं बोला है, तो यहीं छोड़ दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। 25 पे खत्म हो रहा है, 25 पे रोज की जरूरत तो है नहीं, तो माध्य आपके आंखों के सामने यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल आ जाएगा, यहाँ बारंबारता आ जाएगी, यहाँ पर वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक, सो देखिए यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ वर्ग चिन्ह। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ठीक है, यही दे रखा है आपको। यहां पर लिखते हैं कुल। फिर आ जाइए, बारंबारता क्या दे रखी है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 का आधा कितना होता है 20। ठीक है, 20 होता है। अब देखो सब में ना 10-10 का अंतर है, 10-10 जोड़ते जाओ। अगला 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा। देखो ये पीछे जीरो का मतलब उतना होता नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि लग जाएगी, सबसे आसान विधि एफएक्स। 6 दूनी 12, पीछे से 0, 11 3 33, पीछे से 0, 4 7 28। किसी विधि का तो बोला नहीं है, आप किसी विधि को भी लगा सकते हैं। 4 5 20, पीछे से 0, 4 6 4 6 24, पीछे से 0, 7 दूनी 14, पीछे से 0, 8 1 8, पीछे से 0। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 8 29। हासिल लगा 2, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 2 10, 11, 11 और 2 13। अब सिग्मा एफ चाहिए होता है, यहाँ देखो जोड़ते हैं, 4 4 8 और 2 10, 10 हो गया। फिर देखो यहाँ पर कितना हो गया 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, 25 और 10 35 हो गया कुल मिलाकर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं हम। माध्य का जो सूत्र होता है वो तो एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। ये है 1390, इसको भाग देना 35 से, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, 7 से भाग दे देंगे, 278 में 7 3 21, 7 चौक कटाई ज्यादा होता है, 7 3 21, कटाएंगे तो 6 और पीछे से 8, 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, घटाएंगे तो 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 पड़ जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये आ जाएगा लगभग में आंसर 39.7। दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है, और यहाँ लिख दो लगभग। तो इस तरीके से मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। 2 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर है, मैंने कहाँ करा रखे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी डिमांड करोगे तो उन 2 क्वेश्चन की मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बाकी मैंने इस तरीके के जितने भी पेपर है मैंने सारे पेपर्स करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पूरी गणित पढ़ा रखी है, पूरी विज्ञान पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जैसे ही 10th का एग्जाम आपका खत्म होता है तो 11th की पढ़ाई भी मैं कराता हूँ, 12th की पढ़ाई भी कराता हूँ, तो आप तुरंत 11th 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं।